यस, इस क्लास में बहुत कुछ बताया गया है। स्पेशली हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में, उसको मैं थोड़ा सा दोहरा दूंगा तो मैं खींचूंगा ट्रेस। हमने बात किया कि वैल्यूज क्या होता है, हमने बात किया वैल्यूज क्या होता है, इसके क्राइटेरिया क्या होता है और क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। नंबर 1, उस पर हमने फिर बात किया कि कैसे वैल्यू और बिलीव अलग कैसे, बिलीव क्या चीज, क्या वैल्यू और बिलीव एक ही है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या यही बिलीव आगे चल के वैल्यूज बनता है, वी हैव दिस, हमने बात किया है। हाउएवर मैं इसके बारे में और चर्चा करता हूँ, ठीक है, सो दैट अदर स्टूडेंट कैन आल्सो अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यू का क्राइटेरिया जानना क्यों जरूरी है। वैल्यू का क्राइटेरिया बहुत जरूरी है क्योंकि देखो, एक तो वैल्यू क्या है तुम्हारा, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जी। हम इसका ये वेग है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, वेग है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि वेग है, ये डिफाइन नहीं है पूरी तरीके से। जब ये डिफाइन नहीं है, वी हैव टू डिफाइन बाय गिविंग क्राइटेरिया। आपको क्राइटेरिया देके इसको डिफाइन करना होगा। एग्जांपल देखो, जैसे कि कई लोग बोलते हैं, लेट्स से कई लोग के लिए ये हो सकता है कि चैरिटी वैल्यू हो सकता है बिल्कुल, बट चैरिटी इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। चैरिटी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, चैरिटी मतलब क्या है, दूर से देखे सिंपैथी हो गया, क्या चैरिटी है वो, ये भी तो हो सकता है। या फिर रात को कहानी सुना रहे तो उसमें चैरिटी का बात कर रहे हैं, क्या वो चैरिटी है। इसका क्राइटेरिया डिसाइड करेगा कि चैरिटी है क्या, क्यों, क्योंकि जितने भी वैल्यूज है वो सभी क्या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स। अब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को हमको क्लियर करना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, छू नहीं सकते, जो मतलब वेग है, अनक्लियर है, उसको क्लियरिटी देने के लिए हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर सेट करते हैं। हो सकता है हम चैरिटी का मतलब ये बोल दिए, लेट्स से इसका मतलब ये हो गया, लेट्स से कि हम दूसरे को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं, हम दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हेल्प टू अदर्स। ये हो सकता है मेरा क्राइटेरिया कि जब हम दूसरे को सेल्फ रिलायंट बना दें, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट दूसरे को बना दें, इसका मतलब हुआ चैरिटी हमने किया। हमने जब कोई वस्तु को दे दिया उसको, तो हमने चैरिटी किया। तो हमने 3-4 मानदंड लाए हैं, उसके हिसाब से हमें डिफाइन कर दें कि यस ये चैरिटी होगा। तो वैल्यू को ठीक से डिफाइन करने के लिए क्राइटेरिया का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वैल्यू का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। और समझ में आया? तो वैल्यू डू नॉट एग्जिस्ट अंटिल इट प्रोवाइड्स विद द नेसेसरी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि वैल्यू कैसा होगा, ये हमने पिछले क्लास में बताया। अब मैं इस क्लास में बताना चाहूंगा कि वैल्यू और बिलीव में क्या अंतर होता है। मैंने बता दिया था पिछले क्लास में, क्योंकि बिलीव ही चल के क्या बन जाता है, आपका वैल्यूज बन जाता है। लिखते रहना है, ठीक है ना, और फॉर्म में लिखते रहना, वहां पे छोटे पेज में लिख लेना है, साइड साइड में जाके। एक चीज जितना कोशिश करो लिखने का, बच्चे को एक लेक्चर दे रहे हैं तो उसको कोशिश करो लिखने का, यू नेवर नो कि कब काम आ जाए। देखो दूसरी बात ये कि बिलीव क्या है, पहले बिलीव समझ लेते हैं। बिलीव समझ लेंगे तो वैल्यू भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। बिलीव मतलब प्रमाणित होता है कि एजम्पशन, कन्विक्शंस, ये कोई कॉन्सेप्ट जो आप लेके चल रहे हैं और आप मानने को करें बिना कोई एविडेंस। जैसे मेरा बिलीव है, हमको विश्वास, बिना कोई आपके मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन का, बिना कोई आपका इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि उसमें करेक्टनेस आपने चेक नहीं किया, वहां आपका बिलीव ऐसा है, आपका वो चीज ऐसा है कि आपका बिलीव आ गया, यानी कि एजम्पशन है। एजम्पशन है जिसको आप होल्ड कर रहे हैं वो ट्रू है, होल्ड कर रहे ट्रू है बिना कोई एविडेंस का, बिना कोई एविडेंस का। बात समझे? अब बिलीव कैसे बढ़ता है? बिलीव आपके एक्सपीरियंस से बढ़ता है। जैसे आप लेट से आप कह दिए कि आपका एक बिलीव है कि सुबह उठना बहुत सही चीज है, तो आप रोज सुबह उठ रहे हैं, आपको और एक्सपीरियंस होगा, और जितना आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ते चला जाएगा, और जितना ही बिलीफ सिस्टम बढ़ता चला जाएगा वो चीज वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि बिलीफ का एक्सटेंशन फॉर्म जो कहेंगे हम, जो एक्सट्रीम फॉर्म तक पहुंच सकता है वो वैल्यू है। समझे? वैल्यू जानते हो, बिना वैल्यू का सब चीज बेकार है।
बिना वैल्यू का सब चीज बेकार है। पढ़ाने से लेके खाने से लेके हर जगह वैल्यूज का उपयोग है कि नहीं? तो हमने क्या किया कि वैल्यू कैसे बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ा थी? किताब को पढ़ के, रीड करके, है ना, देख के, कोई चीज को देख के, कोई चीज को महसूस करके, सी करके, काम करके, रीड सी वॉच, सब चीज, सब एक्सपीरियंस का। आप काउंटर करके अपने इर्द गिर्द लोगों से जुड़ के आपने क्या किया, उस चीज को पढ़ा दिया, उसको पढ़ा दिया। अब देखो ये भी समझना कि बिलीव क्या है, ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि बिलीव, आपकी जो बिलीव है वो आपके बिहेवियर को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। सही बात है। इनफैक्ट बिहेवियर हो सकता है कि मेरा बिहेवियर हो कि डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाना है। लेट्स मान लीजिए यहाँ पे आया कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, हमको असर पड़ेगा मेरा बिहेवियर, तो गुस्सा जाएंगे। तो बिहेवियर का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ माय बिलीफ सिस्टम। मेरे बिलीफ में क्या था कि डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर समझेगा। और वो बिलीफ क्या होगा, मेरा वैल्यू बन गया। और हमने क्या बोला कि हल्ला नहीं कर सकता गलती से, मतलब बताओ। तो हम ये बताने का प्रयास करें कैसे बिलीफ स्ट्रॉन्ग होते 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 वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया है, हमको बिलीव था कि हम बेगूसराय में कभी सक्सेस करेंगे, हमको बिलीव था कि हम कोचिंग खोलेंगे तो विद्यार्थी आएगा। रमानंद जी उसके साक्षी, और अभी रमानंद जी खुद अभी भी है इस क्लास में, और इन्होंने हमको देखा है कैसे हम राइज किए। सही बात है रमानंद जी, आप मात्र एक स्टूडेंट होते थे इस क्लास में, आप भी थे, और आप भी देख रहे हैं कि आज 20 कुर्सी में आप भी एक कुर्सी के साक्षी। तो क्या हो, ये मेरा बिलीव था कि यस हम जिस हिसाब से हम कर देंगे, और हमारा वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। यस सर, हम ही करेंगे। यानी कि आपको जब आप एक्सपीरियंस लेते चले जाते हैं तो आपका बिलीव क्या होता है, वैल्यूज में कन्वर्ट होता है। और वैल्यूज बहुत खतरनाक चीज है। जब वैल्यू जनरेट होता है तो वैल्यू को हटाना, कम करना, ज्यादा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में पर्सनल ट्रेड्स का बात करूं, मतलब उसमें फिर वैल्यूज को लेके आऊंगा, तब ये चर्चा फिर से होगा। बात समझे? आपका बिलीफ, जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो बिलीफ है, वैल्यू समझे रमानंद जी, कोई दिक्कत है? यानी कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म बिलीफ का वो वैल्यू है। इसलिए हम कह सकते हैं, मगर हाँ हमारा सब बिलीफ सब वैल्यू नहीं हो सकता। जो बिलीफ टिका ही नहीं वो तो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार हमको अपने बिलीफ से हमको हाथ भी धोना पड़ता है। जो खराब हो गया, फ्लॉप हो गया, हम उस चीज को हटा के फिर अपने वैल्यू में नहीं रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब बहुत बड़ा बिलीव है, ये बिलीव है, और इसका छोटा सा हिस्सा क्या है, वैल्यू। यानी कि वैल्यू इज अ सबसेट ऑफ बिलीव। ऑल वैल्यूज आर बिलीव, बट ऑल बिलीव्स आर नॉट वैल्यूज। ये क्या चला जो मेरे पिछले क्लास में लिखा गया। जैसे कि मैंने कहा कि बिलीव और वैल्यू, यानी कि हम इसको एक साथ लेते हैं ताकि ये जाके तो वैल्यू ही बन जाएगा, है ना? एक साथ नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, ये डिफर कर सकता है, यानी कि ये कम भी हो सकता है, और या फिर ये ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। आपके एक्सपीरियंस की वजह से ज्यादा कम हो सकता है, आपके एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है आपका वैल्यू आपके जगह पे कोई सेट ही नहीं कर रहा, आपका ऑनेस्टी वाला लेट से आपका वैल्यू, और आप ऐसी जगह पे जी रहे हैं जहां पे ऑनेस्टी का कोई इज्जत नहीं। हो सकता है आपका स्ट्रेंथ मिलेगा, विकेट हो जाए वो चीज। हो सकता है कि आपका जो ऑनेस्टी का वैल्यू था वो आप ऐसा जगह गए और स्ट्रेंथन हो गया, यानी कि अगल बगल लोग बहुत अच्छे मिलने लगे। तो कहने का मतलब होता है बिलीफ और वैल्यूज कभी कम भी हो सकते, कभी ज्यादा भी हो सकते। किस तरह का आप फोर्स को काउंटर करें, किस तरह सिचुएशन में आप गुजर करें, दैट इज द बेस्ट फॉर्म। यही हमको डिसाइड होता है कि हमारा कोई सैक्रोसेंट नहीं। हमारा जब गांधी जी का देखो, तुम खुद देखो गांधी जी का वैल्यूज चेंज हुआ कि नहीं हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट में? क्यों? सब्जेक्ट टू ब्रिटिश रूल। बोलबाल में कहा सपोर्ट करते हैं बाबा, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में उनको रेडिकल होना पड़ता है। हम कह सकते कि यस करेक्ट है। हम ये भी कह सकते कि बी आर अम्बेडकर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, गांधी जी से क्यों नहीं ये मैच करते, थॉट क्यों नहीं मैच? क्योंकि इनका अपना बिलीफ था, अपना एक्सपीरियंस था। ये कुछ भी किताब में कुछ भी लिख लो, दलित को हक नहीं मिलने वाला इसका। कुछ भी, चाहे बड़ा बड़ा कोई नेता बड़ा बड़ा फिलोसफी झाड़ते। जब गांधी जी इनको बोले थे कि बाबू जब तुम जन्मा नहीं तब से हम काम करना शुरू कर दिया दलित,
फिर भी कुछ नहीं, बहुत सेटिस्फाई करना था, बिहार में करना, मैं दोनों में ही कंट्री के एम्पावरमेंट के लिए काम किया अपना हिसाब से, अपना बिलीफ के हिसाब से, अपना बिलीफ के हिसाब से और ये अपना वैल्यूज के हिसाब से, तो हम कहते हैं कि वैल्यूज क्या है मेरा, वैल्यू बड़ा ही अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मेरा मन में। क्यों अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है? क्योंकि इसको क्राइटेरिया चाहिए डिफाइन करने, बोले कि नहीं बोले, तो क्राइटेरिया चाहिए। ये बहुत हाईलाइटर मतलब हो सकता है कि आपका एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कम हो, अब हो सकता है कि आप 4 वैल्यू को लेकर चल रहे हो, आप बोल रहे हैं कि इंटीग्रिटी मेरा पहला वैल्यू होगा, इंटीग्रिटी का अगेंस्ट मेरा दूसरा वैल्यू वो करता है, तो हम इंटीग्रिटी आगे दूसरा वैल्यू सेक्रीफाइस कर देंगे, यानी कि हाईलाइटर है जी। और तीसरी बात है कि डायनामिक है जी, वैल्यू चेंज होता है, हम ये नहीं कह सकते कि चेंज होता है, चेंज होता है। जब आपको सिचुएशन ऐसा ही सिचुएशन में डाल दिया गया तो क्यों नहीं चेंज है ना? इस पे हमने 2 थ्योरी का बात किया है, वो भी जाएंगे। ये बात समझ में आए कि बिलीव और वैल्यू में क्या अंतर होता है। जैसे इसमें और भी मैं लिखना चाहूंगा कि वैल्यू का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि वैल्यू क्या है, लॉन्ग लास्टिंग बिलीव है, जो लंबा समय तक आपके साथ टिक गया, समझे रमन जी, जो लंबा समय तक आप टिक गया वो वैल्यू बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें आपका विश्वास और बढ़ते चला जाता है और उसको आप मान के चल गए कि बिना एविडेंस का ही मान के चले कि यही सत्य, यही यथार्थ सत्य, और उसके ऊपर आप फिलोसफी रच रहे हैं, वो आपका पर्सनल बिलीफ था। एक ये भी जानना होगा, जितने भी फिलोसफी रचे जाते हैं अपने अनुभव से रचे जाते हैं। आपका जो अनुभव है जरूरी कि हमारे अनुभव से मैच करे, आपका जो अनुभव है जरूरी कि वो यूनिवर्सल हो। इसलिए कहते हैं कि फिलोसफी का सबसे बड़ा लाइन यही होना चाहिए कि मेरे हिसाब से, ये मैंने उस दिन करेक्ट किया था कि नहीं किया, जब मैं फिलोसफी और रिलीजन के बारे में बता रहा था, मैंने बोला था भाई यहाँ बड़े बड़े विद्वान आते हैं बोलते हैं कि ऐसा होता है, अरे भाई ऐसा होता है अच्छी बात है, वो आपके हिसाब से हो रहा है, अब ब्रैकेट खोल के रखिए, दूसरे को भी सर्वाइव करने दीजिए, दूसरे को भी थ्योरी लाने दीजिए, सबको अधिकार है बोलने का, सबको अधिकार है आपको समझाने का, सबको अधिकार है आपको खुश कर देने का तर्क से। यहाँ पे तो आते हैं फिलोसोफर बोल के हमारा ही तर्क सही हो, ऐसा नहीं होता है। दुनिया बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तर्क हो सकता है। पर्सनल बिलीफ को कभी यूनिवर्सल बिलीफ मत बोलिए, ये चीज में भी काम करना होगा, बात समझे। जैसे कि मैंने क्या किया, आप देखो कैसे बना ये बिलीफ, वैल्यू कैसे बना, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट की वजह से बना। शुरू में तुमको लगा कि सुबह उठना अच्छी बात है और तुम्हारे अंदर कमिटमेंट है, और सुबह उठते ना पढ़ाई खूब होता है, पढ़ने में खूब मजा आता है, सुबह को रोशनी देखते तो बहुत मजा आता है, कमिटमेंट, यानी कि बिलीफ से वैल्यू बना, कैसे? बिकॉज ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट हो गई, मजा आ रहा है तुमको, तुम्हारी डिटर्मिनेशन हो गई, समझे। और ये भी समझना होगा पर्सन्स के पास जो भी वैल्यूज है इसलिए है ताकि वो ठीक से क्या कर सके, उसको रैशनल बना सके। जैसे कि हमने ये डिसीजन लिया तो पूछे क्या डिसीजन लिया, तो तुम बोले हम वर्चुअल एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारे अंदर ऑनेस्टी था इसलिए हम ऐसा किए, तुम्हारी तरफ चोर नहीं है कि हम ऐसा कर सकते। यानी कहने का मतलब क्या कि आपके जो कोर्स ऑफ एक्शंस थी, आपके कोर्स ऑफ एक्शंस में ही आपको क्लियरिटी ला देगा, ये आपका रैशनैलिटी ला देगा। कंसिस्टेंसी ला देगा सर। हाँ कंसिस्टेंसी ला देगा तुम्हारे एक्शंस की, ऐसे ही एक्शंस लिया जाए, ये है ब्यूटी। क्लास बताए क्लास अलग होता है, लिख लो सभी चीज लिख लो, यहाँ पे लिख लो फटाफट। जहां तक सवाल है बिलीफ का, लिख लो बच्चे लोग, मिटा देंगे नहीं। बिलीफ का मतलब क्या होता है? बिलीफ तो मैंने बोला ही, एजम्पशन है जो कि हम मान के चले कि ट्रू है, वहां बिना कोई एविडेंस का। वह क्या चीज बिना कोई एविडेंस का, तो क्या चीज से आप मान के चले कि आपका ट्रू है, होल्ड है, सही है वो? तो आप यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, हाँ ऐसा करने से तो सही ये हो रहा था, 4 दिन 10 दिन किए तो 9 बार पॉजिटिव रिजल्ट आया, जब 9 बार किए तो 10 बार किए तो 9 बार पॉजिटिव रिजल्ट आया, इसका मतलब चांस है कि फ्यूचर में वो और हमको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एजम्पशन, एक्सपेरिमेंट, अब बार-बार एक्सपेरिमेंट करें, हो सकता है कि तुम 100 बार सुबह उठा
अब तुमने देखा कि 95 बार तुम उठा है तो तुम्हारे पास एनर्जी था, आपका बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं? यस होता है कि नहीं होता? यस ये आपके जो एजम्पशन है वो सर्टेनिटीज के ऊपर है। और वो सर्टेनिटीज कैसे आता है रमानंद जी? वो सर्टेनिटीज कैसे आता है? मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। 100 बार उठे तो 55 बार बहुत सही था, बहुत सही मिला हमको। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोबेबिलिटीज है जी, प्रोबेबिलिटीज, चांसेस, मैटर ऑफ फेथ से। सबसे इंपॉर्टेंट फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम भी जुड़ा हुआ था, आपका बिलीफ सिस्टम जुड़ा हुआ। सुबह उठना सही चीज होता है, आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, लंबा समय तक रह गया, वही बन गया आपका वैल्यू। और कैसे बिलीव? बिलीव कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये जो बिलीव का जो चीज है अलग अलग सोर्सेस से आ सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेस। एक तो सबसे बड़ी बात है आपका अपना एक्सपीरियंस, आपने क्या अनुभव किया, दैट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आपने जो सोशियो कल्चर आपका नॉर्म्स था, आपको जो बोल दिया गया था, घर में आते थे पड़ोसी बोलते थे आपको, ओ अपना बेटे को बोलो उठाने के लिए सुबह, हमारा बच्चा कितना अच्छा उठता है, सुबह उठना चाहिए। सोशियो कल्चर नॉर्म्स। सोशियो कल्चर नॉर्म्स। और दूसरा क्या है कि जो आपसे इर्द गिर्द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, कॉलेज, एवरीवेयर जहां पे आपको इंटेलेक्चुअल रोज मिलते हैं, क्यों? तुमको प्रभावित कर दिया इंटेलेक्चुअल में, लिखा करो, पढ़ा करो, क्या हुआ? तुम्हारा बिलीफ और हाँ सही बोल रहे हैं, एजुकेशन दुनिया को चेंज कर सकता है, आस्ते 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 करेगा तो तुम्हारा वैल्यूज बन जाएगा। वो एजुकेशन सबसे बड़ा वैल्यूज है। और उसके बाद तुम लेकर चल देगा उसको, पकड़ यही होता है। और जितना हो गया उतना तुम एडामेंट होते चला जाएगा, यानी कि तब तुम चेंज नहीं करेगा अपना फिलॉसफी। क्यों? इतना ही तुम्हारा वैल्यूज क्या हो गया, जब्त हो गया, इतना ही। अब हमारा वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? बार बार एक्सपीरियंस ना। कोई हमको बोलेगा कि क्या झूठों का बोलते हैं, एजुकेशन कैन चेंज द वर्ल्ड, हम मानेंगे उसका बात? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा वो बिलीफ वैल्यू में चेंज हो गया। हम बोले भागो यहाँ से, फिर एक हफ्ता क्लास करो तो भाग गया, समझ रहे हो ना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिलता है, हमें सोशल मीडिया से मिलता है, हमें मीडिया से मिलता है। वही बात करेंगे पूरी, तो मैं समझ में आया? अब यहाँ पे बात करेंगे वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स। फिर से मैं दवा दूं और वही एग्जाम्पल के साथ, मैं एग्जाम्पल दूसरा भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मैं मिटा देता हूँ, अपने अपने तरीके से लिख लेना इस चीज को। वेरी क्विक, मुझे कैसा मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स या मॉडलिंग यू कैन से, प्रोबेबिलिटी, फेथ, इंटरफेथ, वो मिटाएं क्या? ये आपका कैसे सही होगा? यानी कि ये सर्टेनिटीज सुनना भी है, लिखना भी है, सेम। फोटो खींच लो उसका, समझ गया ना? कैसे कमिटमेंट के वजह से हमारा बिलीफ वैल्यू में चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं, लिख लेना अच्छे से, वैल्यूज, मोरल्स एंड एथिक्स, ठीक है? प्रोबेबिलिटीज एंड फेथ, चांसेस। नहीं बोले बार बार 100 बार उठ रहे हैं आप, तो 95 बार आपको पॉजिटिव आ रहा है, आपका बिलीव और बढ़ते चला जाएगा। क्या हो गया? 95 बार काम किया, तो मजा का चीज तो नहीं है ना? एक दो बार तो नहीं काम करेगा, क्यों? इस पे ये सब वैल्यूज, मोरल और एथिक्स। इसमें एक हम क्या करेंगे, एक पिछले बार भी मैंने दिया है ना, तो एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे, दिखाएंगे कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसमें हम ये तीनों चीज को रिलेट करेंगे, कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे देखो, पिछले एग्जाम्पल ही दूंगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लिख लेना आपने अपने वर्ड्स में, ठीक है ना? अपने वर्ड्स में लिख लेना, काम देगा ऐसा।
मान लीजिए कि एक स्कूल है, एक स्कूल का एक क्लास है, क्लास 1.5 से 1 नहीं, कोई क्लास है 10 का 9 का कुछ हो सकता है। इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। लेट्स से ए बच्चा थोड़ा स्ट्रॉन्गर है और इसने क्या किया, बी बच्चे को रैगिंग कर दी, रैगिंग किया होगा। इस बच्चे का जो वैल्यू सिस्टम होगा दिमाग में, स्ट्रॉन्गर हम तो स्ट्रॉन्गर है भाई, कायदे दबा देंगे बी को। और ये जो बच्चा का स्ट्रॉन्गर वाला जो वैल्यू होगा वो रिलेटिव वैल्यू है ना, बी से। इससे भी तगड़ा तगड़ा दूसरा सेक्शन में बैठा होगा। यानी कि जो ये ए का बच्चा का जो वैल्यू था वो क्या था, रिलेटिव वैल्यू था। स्ट्रॉन्गर कोई यथार्थ सत्य नहीं था, वो क्या था, रिलेटिव वैल्यू था, वो रिलेटिव वैल्यू। और इसलिए ये बच्चे बी को क्या क्या बुली कर दिया, यानी कि उसको वहां पे मार दिया या फिर उसको छोटा दिखा दिया। और बी के पास भी एक वैल्यू था, बी का जो वैल्यू था वो प्राइमरी वैल्यू है। प्राइमरी वैल्यू मतलब क्या है, जिसको आप चुनौती नहीं दे सकते, वो क्या है, जीने का लाइफ वैल्यू। उसको पूरा अधिकार है उस बच्चे को क्लास में रहने का, उसको कोई बुली ना करे। हमने बताया था कि नहीं बताया था कुछ दिन पहले, जॉन लॉक का राइट वाला जो आपका वैल्यू, राइट वाला वैल्यू बताए थे हम इसी बात, राइट टू बी नॉट टू बी डिसीव्ड बाय अदर्स। दूसरा आपको कोई हमको दबा नहीं सकता, दूसरा को हमको मार नहीं सकता, ये राइट है वो बचने का, उसको राइट है कि नहीं, लाइफ वैल्यू। और ये प्राइमरी वैल्यू है। प्राइमरी वैल्यू मतलब क्या होता है, ये स्टार्ट फाउंडेशनल वैल्यू, कोई इसमें कोई लाग लपेट नहीं होगा। मतलब स्ट्रॉन्गर है वो रिलेटिव वैल्यू। ये चीज कान भर के सुनना होगा, कभी भी प्राइमरी वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू में जब टकराव होगा तो हमेशा प्राइमरी वैल्यू सक्सेस करेगा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो लाइफ वैल्यू था, जो प्राइमरी वैल्यू का विषय भी किसके साथ हुआ है, रिलेटिव वैल्यू का, दैट इज योर स्ट्रॉन्गर वैल्यू। भाई इसमें जीत होगा, प्रायोरिटी किसको मिलेगा, लाइफ वैल्यू। यहाँ पे लेट्स से एक विद्यार्थी बैठा हुआ था सी, इसने ये चीज देखा कि कोई रिलेटिव वैल्यू की वजह से किसी का प्राइमरी वैल्यू को दबा रहा है। आपने ये देखा, आपने महसूस किया, इसका मतलब आप मोरल, अब क्या है, मोरल, यू आर मोरल पर्सन। और आपने केवल देखा ही नहीं, आपने यहां से तरह तरह का एक्शंस कर दिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये जब इंसिडेंट वाक्य हो गया तो आप बी के पास गए, यानी कि सी वाला बच्चा बी के पास गया और उसने बोला कहाँ मारा तुमको, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं, कोई है या नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। एथिकल एक एक्शन। दूसरा एक्शन में डायरेक्ट प्रिंसिपल पास गया, देखिए सर बी का देखिए प्राइमरी वैल्यू कुछ नहीं समझ रहा है, मारना, वो हुआ एथिकल। मॉरल मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है वो बोल देना, मतलब मॉरल को लेके जो इम्प्लीमेंट करता है एथिकल पर्सन का। बात समझ में आया? तो इस केस में तीनों ही चीज जुड़े हुए थे, वैल्यूज में रिलेटिव वैल्यू और प्राइमरी वैल्यू, उस चीज से मॉरल वैल्यू और उसके बाद एथिकल वैल्यू। तो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको बढ़िया से लिख लेना। बेस्ट एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल अपने क्लास में देख सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो, जहाँ पे सीनियर और जूनियर का सबऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है यहाँ पर होने का चांस रहता है। एक डीएम है नीचे, एसडीएम है या फिर उससे और नीचे है, तो हो सकता है इस तरह का बात हो जाए वहां, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ये सब चांसेस होता है होने का। तो लिख लो कैसा भी चीज, डब्बा बना लीजिए, इसको लिख लेना आपको तरीके से। अब हम बात करेंगे वैल्यू एंड ट्रेड्स का। वैल्यू एंड ट्रेड्स वैल्यू एंड ट्रेड्स का नेगेटिव वैल्यू हम थोड़ी वैल्यू मानते हैं। हाँ ऑब्वियसली वैल्यूज का मतलब नहीं पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब क्या होता है, तो हमको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, हमको वैल्यू सिंपल सी बात है। यदि वैल्यूज पढ़ाना है तो पॉजिटिव भी पढ़ाएंगे, तो वो जी रहा है इसलिए आना गया है, वो चीज वो सक्षम नहीं है, उसमें कैंडल नहीं है, सिंपल बात। वही कैंडल लाने का प्रयास है, वही सिविल सर्विस को पढ़ाने का प्रयास है,
कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव करें एथिक्स पर, तो फिर पीपल ऑफ सोसाइटी ग्रुप, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सब थोड़ी एथिक्स आके पढ़ लेगा यहाँ पे। नहीं वो तो सही है। सर इसका कोरिलेशन कैसे होगा सर? वैल्यूज एंड सर क्या बोले उसका थोड़ा ये कोरिलेशन कैसे आपने एस्टेब्लिश किया वो बता दीजिए। इसमें देखिए स्टार्टिंग हुआ वैल्यूज, यानी कि कौन सा रिलेटिव वैल्यू वर्सेस प्राइमरी वैल्यू। ये चीज एक आदमी ने ऑब्जर्व किया, उस आदमी को बोलते हैं मोरली करेक्ट, और आगे जाके एथिकली करेक्ट भी होगा। किस तरह हुआ कि वैल्यू कैसे मोरल के साथ इंगेज है, कैसे एथिक्स के साथ है मेन कंक्लूजन ये होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमने एक सेटअप किया है बताने के लिए कैसे तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड रह सकते हैं, और ऐसे लाखों आप एग्जाम्पल देखो। वैल्यूज एंड ट्रेड्स पढ़ेंगे हमने, बिलीव और वैल्यूज पढ़ लिया कॉमन। अब वैल्यू एंड ट्रेड, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले क्लास में यही छोड़ दिया था, ठीक है ना। तुम लोग सतर्क हो जाओ, यहाँ से नया चीज बताने वाले हैं, ये बता देते यहाँ से नया चीज बताएंगे, इसको बता के फिर से नया बताएंगे। तो वैल्यूज एंड ट्रेड समझना होगा। ट्रेड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जब समझिए बताओ क्या होता है ट्रेड। क्या होता है, क्वालिटीज ये सब पसंद क्या होता है ट्रेड का मतलब कैरेक्टर। क्या वैल्यू क्या होता है ब्रीफ जा रहा है। है, क्या अंतर क्या होता है। ट्रेड जो स्टेबल है। हाँ ये बोलना चाहिए ना, ट्रेड स्टेबल है, गुड स्टेबल है ये। पर्सनालिटी ट्रेड्स में आ जाता है। हाँ ये आपका स्टेबल, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल, कोई पढ़ने वाला पढ़ाकू बच्चा स्टेबल है कि नहीं, तो उसको बोलते स्टेबल बिहेवियर पैटर्न है, समझे कि क्या स्टेबल बिहेवियर पैटर्न है आपका, बिहेवियर हैबिट्स का, स्टेबल बिहेवियर हैबिट्स, दैट इज कॉल्ड योर ट्रेड्स। इसको ट्रेड्स कहा जाता है, समझे। या फिर आपका फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज भी हो सकता है। इज सो इंटेलिजेंट, ट्रेड्स है उसका, इज सो क्विक एट लॉजिक, ट्रेड्स है उसका, है ना। बहुत ही अच्छा लिखता है, बहुत ही अच्छा वक्ता है, ट्रेड्स है उसका। बहुत ही अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका, ट्रेड्स है उसका। तो फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज, अब ये समझना होगा कि दोनों ही वैल्यूज और ट्रेड्स, दोनों ही चीज हमने बता दिया। ट्रेड्स वैल्यूज भी जान ही रहे हो, अभी तो बता दिया वैल्यूज क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग जो बिलीफ सिस्टम होता है ना। दोनों ही वैल्यूज और ट्रेड्स, यदि मैं बात करूं, ये क्या है कि आपका दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इनबॉर्न इंस्टिंक्ट आपने जन्म से ही पाया है, जन्म से ही अलग होता है बच्चा, बहुत सारे इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स। कई लोग बोलते हैं ओ माय गॉड, मान का बच्चा ही बताओ 20 का पारा पर इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स है उसका। आपको एक क्लास 10 का बच्चा 2 तक टेबल नहीं पढ़ता, उसका क्या कई होता है। सिट्री एग्जाम्पल देख लो, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स है। जब वो नर्सरी में नहीं गई तो कैलेंडर उठाकर वो लिख रहे थे, पूछो हमारा भाई यहीं पे वो बच्चा, इसलिए बोलते कि जो होनहार का हो चिकने पास झुका जाता है ना, मुहावरा है। ये नर्सरी में नहीं गई थी हमारी बच्ची, जो सिक्किम माइका लगेगा इसका, हम लोग देखे अपने आप से वो वहां पे कैलेंडर उठा के लिखती थी। अब क्या लिखती थी भगवान जाने, और इनबॉर्न इंस्टिंक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो स्कूल ही कभी नहीं गया है वो कैलेंडर उठा के कुछ से कुछ लिख रहा है, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट। अभी देखो बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, यस ये है इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स। तो कई होते हैं कि कई इन्वायरमेंट सीखते हैं, कई का क्या होता है खुद का इनबिल्ट रहता है। फर्स्ट पॉइंट इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स। दूसरा क्या हो सकता है आपका, जैसे मैंने बता दिया इन्वायरमेंट। मैं ये जरूरी नहीं है कि आप इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है तभी आप टैलेंटेड बनिएगा। सबसे बड़ा फैक्टर भी ये होता है जी, ये इन्वायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल मेरा देखिएगा तो हम कभी भी ये सब चीज में कभी नहीं, कोई होशियार बच्चा नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंट। हमने मेहनत किया, हमने खर्चा, तब जाकर मैं सीखा। इनबॉर्न सबके नसीब की बात नहीं है, सबके पास नहीं मिलता है। इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा कुछ कभी किया ही नहीं, उसको भी आप 7 आदमी के बीच में डाल दीजिए, पढ़ाकू बच्चे के बीच में डाल दीजिए, बन जाएगा, अच्छा बनने निकल जाएगा, है कि नहीं कहूँगा? Both are the deciding factor to give impetus to your values as well as traits. कैसे वैल्यू और ट्रेट? क्योंकि वैल्यू मैंने क्या बोला रमन जी अभी, आपका ये क्या है? फेयर हो गया, जस्टिस हो गया, सब वैल्यू है। फेयर हो गया, रेट्स एंड जस्टिस, इक्वलिटी, हाँ ये सब तो है वैल्यू आपका। और ट्रेड्स में क्या होता है? जैसे इंटेलिजेंट होना, हाँ जो आपका स्टेबल है, आपका स्टेबल चीज है जी, लॉजिकल होना, स्टेबल है, कोई डिसीजन होना, मेकर होना, आपका क्या है? ट्रेड्स। गुण जो क्वालिटी है, क्या बोले? गुण क्वालिटी है। मैं यही बोल रहा हूँ कि चाहे वैल्यू हो, फेयर और जस्टिस हो, ये सब चीज क्या है? या फिर ट्रेड्स, जो भी आपके ट्रेड्स इंटेलिजेंट, ये सब कहाँ से पाए जा रहे हैं? एक तो इनबॉर्न इंस्टिंक्ट था कि आप थे ही बहुत अलग, निराले थे, जब जन्मे थे तभी आपका सोच बहुत डिफरेंट था। एक दूसरा क्या इन्वायरमेंट से मिला, आपको हर समय कहा गया कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, आप कान में आ गया वो, आप छोड़ ही नहीं पाए। इसलिए बोलते हैं घर में अच्छा इन्वायरमेंट बना कर रखना चाहिए माता पिता को। अभी थोड़ी देर में जानेंगे क्योंकि ये ट्रेड्स में, पर्सनल ट्रेड्स में घर का कितना बड़ा रोल रहता है, सीनियर का कितना बड़ा रोल रहता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कितना बड़ा रोल होता है। यार हम अभी पहला ही चैप्टर कर रहे हैं, उन्हें जान लेना, समझ में आया कोमल ये चीज, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स और इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट में जोड़ोगे सब निकल जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, है ना, बड़े बड़े सीनियर, सोशल मीडिया, मीडिया, सब चीज आ जाएगा, बुक्स, लाइब्रेरी, है ना, फ्रीडम फाइटर, सब चीज आ जाएगा। अपब्रिंगिंग किसमें आया? हाँ, अपब्रिंगिंग ऑब्वियसली इन्वायरमेंट। अपब्रिंगिंग किस तरह अपब्रिंगिंग हुआ है उसका? इन्वायरमेंट हुआ ना, फैमिली से होगा ना इन्वायरमेंट। अब देखो एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने उस समय बोला कि वैल्यू जो चीज है वो डायरेक्ट आपके बिहेवियर पे अटैक करेगा। क्यों? आपके अंदर मान लो कि ऑनेस्टी वाला चीज है वैल्यू, तो आपके बिहेवियर में ऑनेस्टी वाला चीज दिखेगा, है ना। बिहेवियर मतलब क्या कि जो हम दूसरे के साथ करते हैं वही बिहेवियर हुआ, वही हुआ बिहेवियर। इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसका बिहेवियर ठीक नहीं मतलब क्या? रिलेटिव बिहेवियर हो सकता है उसका बिहेवियर चोर आदमी के साथ बहुत अच्छा हो और सही आदमी के साथ गलत है, यानी वो चोर वाला बिहेवियर वाला है आदमी, क्रिमिनल माइंडसेट वाला आदमी है, नेगेटिव वाला बिहेवियर है उसका। तो बिहेवियर इज ऑलवेज रिलेटिव टर्म। भाई यही रिलेटिव टर्म में कैसे आपका वैल्यू प्रभावित करता है? क्योंकि इसके अंदर पूरा नेगेटिव वैल्यू भरा हुआ है, तो बिहेवियर में चीज दिख जाएगा। यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव बिहेवियर दिखेगा उसका, और जैसे बिहेवियर दिखा उसका एटीट्यूड भी डिफाइन हो जाता है। सेकंड चैप्टर में पढ़ना है एबीसी एटीट्यूड बताए थे कई क्लास में। अब देखिए रमन जी, यहाँ पर हमको ये समझना होगा, हमको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जो आपके जो बिहेवियर ट्रेट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ दो शब्द मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, बच्चे लोगों को मैं कर चुका हूँ। बिहेवियर ट्रेट्स, ये जो बिहेवियर ट्रेट्स है ये आपको चाइल्ड चिल्ड्रन से ही मिल जाएगा, चाइल्ड वाले स्टेज में ही मिल जाएगा। हाँ कितना बढ़िया बात है, वो हो सुबह उठता है, पूजा करता है हमारा छोटा बच्चा, तो बिहेवियर ट्रेट्स है ना। वो हो सुबह उठता है, क्या करता है? सबको प्रणाम करता है, कितना बढ़िया है, चाल चलन है, संस्कारी है। ये बिहेवियर ट्रेट्स तो बचपन चाइल्ड स्टेज में ही आ जाता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज क्या है कमल? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव ट्रेट्स इंटेलेक्चुअल कोई बच्चा नहीं बन सकता, वो एक लंबा स्ट्रगल और संघर्ष के बाद आता है। वो एक दिन में विद्वान नहीं बनता है, वो मेहनत करते 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 वो कॉग्निटिव ट्रेड्स डेवलप करता है। तो एक दिन में इंटेलिजेंट तो बनेगा नहीं। तो जो कॉग्निटिव ट्रेड्स वो बाद के लेटर स्टेज में आते हैं। क्यों मैं बताना चाह रहा था? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे बात को ना। तो कॉग्निटिव ट्रेड्स क्या है? ये लेटर स्टेज में डेवलप होता है। कोमल इज फाइन, कोई दिक्कत है? वैल्यू। अब बात करते हैं नया चीज, वैल्यू एंड ट्रेड्स का। तुमको समझ में आ रहा है सुमन? चिड़िया वाला भाषा लग रहा है? नहीं सर, हिंदी में
Have you written down everything? So, वो कभी भी लिख लीजिए, वो सब समझता है। फिजिकल समझ रहा है ना रे? This? यस सर। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि पर्सन 1 और पर्सन 2 और उसका अलग अलग वैल्यूज देखते हैं और क्या देखते हैं कि दोनों के बीच में दोस्ती हो सकता है क्या? यस सर। यानी कि एक दोस्ती के लिए वैल्यू जरूरी है कि ट्रेड जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक दोस्ती के लिए जैसे नीतीश और आज सुनील के बीच में दोस्ती है, उसका रीजन क्या है? ट्रेड जरूरी है या वैल्यू जरूरी है? समझ गए मेरा क्वेश्चन क्या है? यस सर। पर्सन 1 लिख लो आप, पी का मतलब क्या होता है? पर्सन 2, ठीक है। लेट से इसके पास वैल्यूज थे, लेट से इसके पास 3 वैल्यूज थे पर्सन 1 के पास। ये लग्जरी था, ठीक है, वो पैसा है इसके पास, स्पॉन्टिनिटी भी है इसके पास, जो आता था तुरंत कर देता, बोलने में करने में जो भी, और बड़ा ही एडवेंचर, कहीं कहीं घूमने के लिए कुछ भी करके रात को भी 12 बजे 1 बजे निकल जाए, एडवेंचर। अब पर्सन 2 उसका वैल्यूज भी बहुत सारे थे, उसका 3 देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी एस्केटिज्म, यानी कि इसको लगे कोई बात नहीं, साधु संत वाले आदमी, ठीक है, मनी डोंट माइंड। ये प्लानिंग के साथ, स्पॉन्टिनिटी नहीं, बहुत ही प्लानिंग के साथ फूक के कदम वाली बात है, और ये एडवेंचर से कोई मतलब नहीं, ये सेफ्टी से मतलब है। एक बात गौर करोगे, दोनों ही क्या है, दोनों ही आदमी का क्या है? कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट वैल्यू। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? एक लग्जरी में चाहता है जीना, एक चाहता है साधु संत के तरीके से, एक चाहता है स्पॉन्टिनिटी में जो आया कर दिए, एक चाहता है प्लानिंग के साथ, एक चाहता है कि भाई घूमे इधर उधर एडवेंचर करे, ठीक है। नो, सेफ्टी जरूरी है, मर जाएंगे तो। दोनों पर्सन में क्या है कि जो क्वालिटी है, कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसा आदमी के साथ दोस्ती हो सकता है? अब ये हुआ वैल्यूज, अब मैं थोड़ा सा ट्रेड्स का ही बात कर सकता हूँ, तब थोड़ा सा और डिसीजन लेने के हाथ में। ट्रेड्स के बाद मान लो कि ट्रेड्स हो गया, लेट्स सी यू हैव मेनी ट्रेड्स, जैसे एग्जांपल देख लो। ट्रेड्स में मान लो कि हमने एग्जांपल बहुत तरह दे दिया तुमको, जैसे मान लो कि एक पर्सन इंटेलिजेंट, फनी, हाँ स्टेबल वाला बोले ना, स्टेबल बिहेवियर वैल्यूज, फनी है, हंसते रहता है, फनी है, पूरा फनी है, वार्म है, बड़ा ही अच्छा है, और मतलब क्या एकदम बढ़िया से प्यार, बहुत सॉफ्ट, वार्म, कॉन्फिडेंट है, क्या ट्रेड्स? इंटेलिजेंट है, फनी है, वार्म है, कॉन्फिडेंट है, सो ऑन, और क्या नहीं, बहुत सारे चीजें। समझे बात को? आप समझो और बड़ा ही आंसर बड़ा सोच समझ के देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पर्सन 1 और पर्सन 2 जिसके बीच में वैल्यूज कॉन्ट्रास्ट और ट्रेड्स सेम, लेट्स से ट्रेड्स सेम, ये भी इंटेलिजेंट है, ये भी है, ऐसे मान लो एग्जांपल है कि मान लो ट्रेड्स सेम है, क्या इन दोनों के बीच में दोस्ती हो सकता है? और होगा तो इसका भी हमको रीजन बताना है, नहीं होगा तो उसका भी रीजन बताना है। सुनिए, बताओ क्या दोस्ती हो सकता है P1 और P2 का? हो सकता है, कैसे हो सकता है? हम लोग दोनों एंटी है सर, पीटी भी अच्छा दोनों से सर, दोनों फनी टाइप के बात करते हैं तो इंजॉयमेंट होता है, कंटेंट है, बात करने का तरीका वो है सर, दोनों इंटरेस्टेड है। हम है। और बताओ
और बोलो। जैसे कि सर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का तरीका सेम है सर। सिमिलर सर। माइंड सेट मिलता है दोनों में। देखो अरमान जी आप क्या कह रहे हैं, ठीक है तुम्हारा अपना जगह है, लोकतांत्रिक देश है, तुमको बोलने का अधिकार है। आप क्या बोलेगा? जी सर, हो सकता है ट्रेड्स मतलब जो आपका दोस्ती में डिसाइडिंग फैक्टर होता है रिजल्ट इन वो ट्रेड्स होता है। डिसाइडिंग फैक्टर ट्रेड्स होता है, ये भी सेकेंडरी हो जाता है। फ्रेंडशिप में बोल रहे हैं, सही बात। ट्रेड ज्यादा इम्पोर्टेंट। ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सही आया ना, फ्रेंडशिप में वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पर्सनल लेवल पे होगा। मतलब कि आप इसको अलग तरीके से देखना होगा किसान को। जिसका कॉन्ट्रास्ट वैल्यू है उसका जो फ्रेंडशिप है वो कभी भी लंबा नहीं चल सकता। नो लॉन्ग लास्ट, बहुत जल्दी टूट जाए। नो लॉन्ग लास्ट, कंफ्लिक्ट होते रहेगा हमेशा। कभी उसका फ्रेंडशिप कभी लंबा नहीं चल सकता। कॉम्प्रोमाइजिंग होगा सर। हाँ एग्री सर। ठीक है, कभी भी लंबा नहीं चल सकता यदि वैल्यू सिस्टम दो आदमी का डिफरेंट है। बात समझे, कभी नहीं चलेगा। मगर हाँ जहां तक सवाल है इसका ट्रेड्स का, इसका क्या होगा? जहां तक सवाल है ट्रेड्स का क्या होगा बताओ? वो चलेगा सर, वो चलेगा। यानी कि फ्रेंडशिप में डिसाइडिंग फैक्टर इज वैल्यूज। वैल्यूज डिसाइडिंग फैक्टर, तो तब तो सर यहाँ लॉन्ग लास्टिंग के यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि इन्वायरमेंट जो है वो वैल्यू को सुपरसीड कर देता है। क्या इस बोले? हिसाब से ट्रेड्स आगे बढ़ गया। नहीं देखो, Trades यदि से वैल्यूज तुम्हारा कंपैटिबल नहीं रहा, वैल्यूज एक दूसरे से मैच नहीं किया तो कभी भी रिलेशन लंबा नहीं चल सकता और रिलेशनशिप का बहुत कम चांस रहेगा सर। बात समझे ना? तो पर्सनल ट्रेड्स अपनी जगह है, वो वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अब भले ही फनी है, भले ही इंटेलिजेंट है। जैसे मान लो इस एग्जाम्पल है कि मान लो कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही फनी आदमी है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि अंकित बहुत फनी है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और इसका अपना वैल्यू सिस्टम है। इसका लेट से वैल्यू सिस्टम ये है लग्जरी, स्पॉन्टेनिटी एंड एडवेंचर। इधर एक सुमन है, सुमन का भी फनी और कॉन्फिडेंट वाला आ गया। लेट्स ये फनी और कॉन्फिडेंट, ये आया दोस्ती करने के लिए इसके साथ। भाई इसका वैल्यूज ये है, इसका वैल्यूज ये है। तो ये जो आप ऊपर से देखते हो कि वो लड़का इंटेलिजेंट, सिंपल सोचो ना कि तुम जब स्कूल जाता है तो कोई लड़का तुमको बहुत फनी नजर आता है, तो तुम मन करता है कि हम उससे दोस्ती कर लें, वो उससे दोस्ती नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो वैल्यूज है बहुत डिफरेंट है। भले उसका ट्रेड्स लगता है कि इंटेलिजेंट है, फनी है, मगर जब जाते हैं दोस्ती करने के लिए तो पता चलता है उसका वैल्यूज कुछ और है, चोर चकारी वाला है, डिसऑनेस्टी वाला है। एक चोर चकार वाला आदमी भी जो डिसऑनेस्टी वाला जो वैल्यूज है वो भी फनी हो सकता है, वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। इसमें कोई शक है क्या? अगला वाला आदमी का ठीक कॉन्ट्रास्ट वैल्यूज है, वो चोरी चकारी में बिलीव नहीं करता, वो बहुत ऑनेस्टी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और वैसा आदमी गया दोस्ती करने के लिए ऐसे आदमी के साथ जो भले ही इंटेलिजेंट है, फनी है, और उसका जो वैल्यूज है ठीक कॉन्ट्रास्ट है, क्या टिक पाएगा? कभी नहीं। भले ही ऊपर का अट्रैक्शन था कि ट्रेड्स, वो ट्रेड्स की वजह से दोस्ती करवाना चाहा, और जब देखा एक दूसरे ने रियलाइज किया कि मेरा वैल्यू सिस्टम ही अलग है, मेरा वैल्यू सिस्टम ही अलग है, नहीं चलेगा। यही कारण है कि जो बच्चे लोग कॉलेज करते हैं, कॉलेज में घूम फिर के लास्ट जब 4th ईयर से निकलता है तो मात्र गिना हुआ चुना हुआ 4-5 किलो बैठता है, उसका वैल्यू से वैल्यू से बड़ा ज्यादा ठीक था। हाँ। अभी हमारे मित्र देखो मात्र गिने चुने 4-5 है तो बहुत सारे जो संपर्क में है, जो हमेशा बात होता है 4-5 एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर मैक्सिमम वैल्यू मैच करता है दूसरे से। गंभीर सुनना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, एक बार बोली जो बोलती है उसी पे प्रतिबद्ध हो जाना, फिर वैसे आदमी चलेगा। फिर नहीं तो मान ले कि तुम बार बार कोई आदमी है जो बोल रहा है कि हमको एक वचन में फॉलो करना होता है, अगला बार उसको बार बार कर रहा है, तो कैसे होगा उसके साथ? ये बोलो ना। तो दोस्ती होने के लिए, रिलेशन लंबा चलने के लिए जरूरी है कि ट्रेड्स सेम ना हो, जरूरी है कि वैल्यूज कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। यदि वैल्यूज में कॉन्ट्रास्ट हुआ तो कभी भी आपका रिलेशन लंबा नहीं चलेगा। और मियां बीवी में ये होता है, हो सकता है कि लड़की बहुत फनी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत खूबसूरत है देखने में, और उसका वैल्यूज ही बहुत डिफरेंट है।
होते हैं बर्बाद है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। डाइवर्स का भी ना आ जाता है। इसको लिख लोगे अच्छे से, लिख लोगे बढ़िया से लिख लेना, यही समझाना। सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू को सुपरसीड करता है, चेक करेंगे। समझे बात को? ट्रेड तो स्टेबल है। क्या है तुम सिचुएशन का बात? वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वैल्यू ठीक है, आपने जगह वैल्यू तो ट्रेड भी तो अपने वैल्यू तो इंपॉर्टेंट ओके ना। ट्रेड सिर्फ ट्रेड शुरू का एट्रैक्शन कर रहा है, टेम्परेरी सर, सब एक टेम्पररी चीज। वो इंटेलिजेंट है मगर मान लो कि ऑनेस्टी नहीं उसके पास, तो कैसा इंटेलिजेंट है? वो टेम्पररी है। तो बोलेगा वाह क्या दिमाग है इसका। मैं बगल में गया तो कुछ गंदा गंदा बोल रहा है, वो गंदा गंदा सोच रहा है। तो ऐसा इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या? इसका मतलब वैल्यूज में बहुत सीरियसली कमी है उसके अंदर। बात समझे ना? कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, दैट डजंट मीन टू इंटेलिजेंट के अंदर वैल्यूज छुपे हुए है ना। उसमें एग्जांपल तुम्हारा भी बेस्ट हो सकता है। सर अगर जैसे कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है सर, कोई लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, दूसरा है कोई सेफ्टी के साथ चलना चाहता है, दोनों में कैसे दोस्ती होगा बताइए ना? एक बोल रहा है कि चलो हमको बाइक चल के एडवेंचर करना है, हमको ऊपर पहाड़ी इलाका में स्टार्ट करना है। एक बोल रहा है कि नहीं है नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हमारे पिताजी मना किए हमको, 20 बार मना किए। कैसे दोस्ती होगा उसके साथ? नहीं होगा दोस्ती। एक बोले कि वो जितना है खाओ पियो जियो, क्या पता कल होना लग जाए। ये बोला कि नहीं हमको तपस्या करना है, यहाँ अपने आप दुख बहुत रहा है। कॉन्ट्रास्ट कहाँ दोस्ती होगा उसके साथ? एक दूसरे को बोरिंग लगने लगेगा। ये आदमी कितना बोर हो जाएगा इसके सामने। ये ऐसा चीज वो बोल रहा है, ऐसा चीज क्या है? वो तो तपस्वी एस्थेटिक लाइफ कोई खर्च कुछ करने की जरूरत नहीं, जो है अभी कपड़ा मिला है उसे समझ गए ना बात को? लिख लिया सभी चीज को, लिख लिया सभी चीज ये सब। एक तरह तब सरकार से ये फ्रेंडशिप का डेफिनेशन होगा दे देगा। डेफिनेशन नहीं, एक एग्जांपल दिए हैं जिसमें हमने फ्रेंडशिप को हमने क्या किया है, रखा। ये हर रिलेशन हो सकता है, ठीक से देखोगे तो हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन हो सकता है, और जिसका मैक्सिमम का वैल्यूज मिलेगा वो रिलेशन देखना बहुत लंबा चलेगा, है ना? एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी ऐसा ही होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहा दिया जाता है कि आपको सटन आपको वैल्यूज करना, इसी को खींच के रूल्स करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ हम कहीं पे भी इसको हम कर सकते हैं, रख सकते हैं। समझ गए ना बात को? अब देखो यहाँ से मैं एक चेक पूछूंगा, जो भी मैंने बताया। जैसे देखो बिलीव, हमने समझा कि बिलीव क्या है, लिखते रहना जी। बिलीव्स खाली समझ लेने से नहीं होता, लिखना पड़ता है। बिलीव्स का मतलब जो आइडिया जो आपको लगा कि सही, यही नहीं बोले जी, आइडिया एजम्पशन कांसेप्ट जो भी कंडीशन, जो भी आइडिया जो आपको लगता है होल्ड टू बी ट्रू, बिना कोई एविडेंस का होल्ड टू बी ट्रू, आपको ऐसा लगता है। उसके बाद आपका बिलीफ से नीचे आता है वैल्यूज, बिलीफ से आगे बढ़ेगा वैल्यूज, यानी कि व्हाट इंपॉर्टेंट टू अस। ये सवाल पूछे क्या हमारे लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्या हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है? ये भी वैल्यू हुआ ना जी। हाँ, क्या हमारे लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे लिए चैरिटी इंपॉर्टेंस है? वैल्यू वाली आपका। क्या हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे लिए करियर इंपॉर्टेंट है? क्या हमारे लिए ऑनेस्टी और चैरिटी इंपॉर्टेंट है? बिलीफ से आप गए वैल्यू की तरफ, वैल्यू से आगे की तरफ मान लीजिए आपका एटीट्यूड बन गया जी। एटीट्यूड उस समय बोल रहे थे, एटीट्यूड का मतलब कैसे आप अप्रोच करोगे सिचुएशन में, हाउ टू अप्रोच इन सिचुएशन, अप्रोच इन सिचुएशन। एक सिचुएशन में कैसे अप्रोच करोगे, अप्रोच इन सिचुएशन। क्योंकि आपका एक इतना बढ़िया था चैरिटी वाला, तो आपका एटीट्यूड जब आप देखोगे गरीब आदमी है तो तुरंत दिल खोल के दे दोगे, आओ बाबू खा लो, तुम्हारे लिए लाए। क्यों? क्योंकि आपको महसूस था वो सिचुएशन में कैसे अप्रोच करना, वो एटीट्यूड कहलाता है, वो एटीट्यूड कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, आपके अंदर ऑनेस्टी वाला चीज था, आपके अंदर रेस्पेक्ट वाला चीज था, तो आपने क्या किया? रेस्पेक्टिंग अदर्स, आपने दूसरे को रेस्पेक्ट कर दिया। इसका मतलब आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपका बिहेवियर दिख रहा है। रेस्पेक्टिंग अदर्स, प्रोफेशनलॉजी, आप समझते हो कि अभी आप भाई नहीं हो, अभी आप टीचर, या अभी आप लॉयर, अभी आप एडवोकेट हो, तो उस समय आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आप प्रोफेशनल दिखाते हैं।
प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हो, है ना? बिल्कुल, सिचुएशन में डिपेंड करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हो, जैसे आपने रिएक्ट किया वो आपका बिहेवियर बन गया। और बिहेवियर बन गया, एटीट्यूड दिखाने वाला भी है, यानी कि हाउ वी एक्ट, हमने कैसे एक्ट किया। अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिंग अदर्स, आप जो एटीट्यूड मतलब इस सिचुएशन में आपने अप्रोच कैसे किया, और उसी को आगे खींच दिया था हाउ वी एक्ट, हमने एक्ट कैसे किया उसी चीज में। अप्रोच करने के बाद आपका एक्ट हुआ ना, हमने ऐसे बोला तो कैसे एक्ट किए थे, इस तरह एक्ट किए थे, इस एटीट्यूड से एक्ट किए थे। यानी कि एटीट्यूड का ऊपर का हिस्सा क्या है, मेरा बिहेवियर है। इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। एक बिलीफ कैसे बिहेवियर में कन्वर्ट हुआ वो भी समझ ही रहे हो। समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा सर, एटीट्यूड बिहेवियर इंप्लीमेंट करने से पहले आपने बताया। हाँ, एटीट्यूड मतलब हमारे अंदर का चीज है ना। अंदर क्यों चीज है, क्योंकि हमारे अंदर वैल्यूज है, तो हमारे शरीर से निकलता है। हमारे शरीर से जो निकला वो बिहेवियर हो गया। हाउ वी एक्ट, इसी के भी सामने समझ गए? लिख लो जल्दी लिखो। अब इस पे बात करेंगे हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूज एंड ट्रेड्स, क्या क्या चीज है, क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो वैल्यूज और ट्रेड्स को प्रभावित करता है। जान ही रहे हो? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? Factors affecting values and traits। और तो समझ में आ गया होगा कि वैल्यू और ट्रेड्स का अंतर क्या है। वो मोर और लेस दोनों को क्या क्या चीज से प्रभावित होता है, यानी क्या क्या चीज है जो उसको असर करता है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, दैट इज अ फैमिली इंटरेक्शन, यानी कि अपब्रिंगिंग। इसको हम फैमिली इंटरेक्शन भी कह सकते हैं या फिर अपब्रिंगिंग भी कह सकते हैं। कई लोग घर में क्राइम वाला चीज रहता है, वो बच्चा कहां से? फैमिली इंटरेक्शंस, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, और फैमिली जो होते हैं, पेरेंट्स एंड फैमिली, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लाइफ। बात समझो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फादर स्पेशली, फादर एक रोल मॉडल की तरह काम करता है, क्योंकि बचपन से देख रहे हैं। पिताजी का वैल्यूज बढ़िया है तो बच्चा का वैल्यूज भी अच्छा होगा। यदि पिताजी का वैल्यूज गलत है, चांस है कि बच्चा का भी वैल्यूज गलत होने का चांस है। चांस में बोल रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूज और भी जगह से सीखे जाते हैं। तो फैमिली इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जहाँ पे पेरेंट्स रहेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर रहेंगे, फादर रोल मॉडल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फैमिली इंटरेक्शन। एग्जाम्पल देखो, इसको इसी एग्जाम्पल को थोड़ा पढ़ाना चाहूंगा। फैमिली इंटरेक्शन देखो, जिसके घर में बहुत डिसिप्लिन, जिसके घर में डिसिप्लिन है, घर में रूल्स और रेगुलेशन जो पिताजी और माताजी घर में लगाते हैं, उसको यदि बच्चा ठीक से फॉलो कर रहा है तो हम उससे एक्सपेक्ट करें कि भारत का लॉ भी वो ठीक से फॉलो करे। घर में जो पिताजी डिसिप्लिन जो दिए हैं और वो डिसिप्लिन को अडहेयर कर रहा है, बच्चा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। जब बच्चा वही बच्चा जब आउटसाइड फैमिली स्ट्रक्चर जाएगा, आउटसाइड फैमिली स्ट्रक्चर जाएगा, देखना वो बच्चा बहुत ही अच्छा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा। भारत का या स्टेट का ये जगह रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि घर में उसने सीखा है कैसे रूल फॉलो किया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बाबू कोई ऐसा काम मत करना, नाम मत गिरा मेरा फैमिली को। समझ रहे हो ना? तुम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तुम अपने आप का फैमिली का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे। इसलिए बोला आता है ना हमारे गेनेटिक प्लेन में, नाक मत कटवा देना, नाक मत कटवा देना गलती से,
कोई आए तो वो पैर लग जाओ, भले ही तुम्हारे अंदर सरकार वाला बुद्धि हो। बात समझे? एग्जाम्पल देखो ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव बोल रहा हूँ। नेगेटिव एग्जाम्पल देखो, जहां पे डिसिप्लिन नहीं है, लेट से खाली क्वारलिंग ही हो रहा है। मान लो कि माता पिता के बीच में, मदर एंड फादर के बीच में खाली झगड़ा ही हो रहा है, खाली मारपीट ही हो रहा है। पिता दारू पी के आ रहा है, मदर का झगड़ा हो रहा है, ये हो। जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उस बच्चे के दिमाग में जाएगा कि शादी बेकार चीज, शादी बेकार चीज है, ये शादी करने से ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे लोग खुद ही क्या। और ये जो आइडिया से बहुत जटिल हो जाएगा जी आने वाले समय में। जब ये जटिल हो जाएगा तो हम नहीं समझेंगे कि प्रोस्परस इंडिया का निर्माण हो सकता है। हुआ है घर में ऐसा? नहीं हुआ है। तो क्वारलिंग वाला जो एटमोस्फियर है, ये कभी भी प्रोस्पेरिटी नहीं दे सकता, ये कभी भी आपको प्रोस्पेरिटी नहीं दे सकता। तो फैमिली पहला ही इंस्टीट्यूशन है जहां पे बच्चा का क्या हो रहा है, नर्चरिंग हो रहा है। बट इसलिए कहते हैं कि अपब्रिंगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स। नंबर 2, सोसाइटल इंटरेक्शन। सोसाइटी के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन का मतलब क्या है? सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संस्था है ना जी। आपके पेरेंट्स हैं अलग से, आपके टीचर्स हैं जी, आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके इंस्टीट्यूशन है ना, बहुत सारी चीज है। और यहां से आप क्या सीखते हैं? वैल्यूज एंड ट्रेड सीखते हैं। तो बोलता है कि ओ हो सोसाइटी में देखो कितना बढ़िया भैया है, वाह क्या कपड़ा मस्त पहनता है। कई लोग है जो बोलता है स्कूल में देखो वो लड़का ऐसे का बाल रखा हुआ था, तेरे नाम का बात, वो भी तेरे नाम इतना है, इतना तो है, वो चिड़िया बदन की तरफ फिर भी ऐसे करके आ रहा है। ऐसा होता है, बताओ। तो सीखा कि नहीं सीखा? सीखता है। देखो बच्चा लोग कितना, बच्चा लोग हाईली ससेप्टेबल, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, हाईली इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए उसको जो सब्जेक्ट होने चाहिए अगल बगल, एकदम रोल मॉडल से दिखाना चाहिए। जितना ही हम अच्छा अच्छा चीज सिखाएंगे ना बच्चे को, उतना ही वो अच्छा अच्छा चीज सीखेगा और लंबा समय तक रहेगा। ये एक्सपेक्ट मत करो कि आज गलत सिखा दिया बाद में अच्छा हो जाएगा, बहुत ऐसे बहुत कम आदमी। तो सोसाइटल इंटरेक्शन, टीचर, फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम यदि हम तोड़े रामानंद जी इसको, तो हम देख सकते हैं सिबलिंग से लेकर हर एक चीज में हम अलग अलग चीज, अलग अलग ट्रेड सीख सकते हैं। हम एक टीचर से पेशेंस सीख सकते हैं, हम एक टीचर से हार्ड वर्किंग सीख सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से क्या सीख सकते हैं? हम फ्रेंडशिप से वो सीख सकते हैं, कमिटमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। हमारे फ्रेंडशिप से हम प्रेशर रिलीज वाला सिस्टम सीख सकते हैं, है ना। एक फ्रेंड से क्या सीख सकते हैं? जॉय वाला नेचर सीख सकते हैं। तो हम तो हर एक चीज से सीख सकते हैं। और एक चीज हम सीखते हैं, कहते हैं कि देखो ये बड़ा ही कूल माइंडेड है दोस्त, ऐसे इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो सीखते हैं, हम भी उसको एमुलेट करते हैं, वाह कितना बढ़िया उसका है, समझ रहे हो? यानी कि इसको तोड़ दोगे तो एक लंबा पेज बन जाएगा। ये मैंने एक बार बताया था। तीसरा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, रोल मॉडल। रोल मॉडल के साथ इंटरेक्शन हो। आज ट्विटर में फॉलो करता है कि नहीं करता है बचपन, सोशल मीडिया पर फॉलो करता है कि नहीं करता है? रोल मॉडल है ना। तो रोल मॉडल भी कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रभावित करते हैं। कहता है कि हमको विराट कोहली की तरह बनना है, हमको सचिन की तरह बनना है, हमको इतना अच्छा ऑरेटर बनना है, शशि थरूर की तरह हमको इंग्लिश बोलना है, ठीक है। तो रोल मॉडल इंटरेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वैल्यूज और ट्रेड्स को प्रभावित करेंगे। यदि गलत आदमी के हाथ में चला गया तो बोले है कि देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना बढ़िया सिगरेट पीता है, ऐसे करके और टक कर देता है ना। तुम लोग भी टक करने के चक्कर में थप्पड़ खा जाएगा लड़की हाथ में, समझ रहे हो ना। रोल मॉडल भी ऐसे चुनना चाहिए जो सभ्य हो,
इसलिए जो सिगरेट पीता है तो नीचे लिखता है ना स्मोकिंग डाइट लेता है ताकि वो गलत दिशा में ना चला जाए। Yes, तो यहाँ पे जनता बैठाई है गलत दिशा में चलने के लिए। यस सर। सोशल मीडिया इज वेरी वेरी हाईली इन्फ्लुएंस्ड मीडिया हाँ वो कर देता है सब है ना। यूट्यूब में देखिए, यूट्यूब में मोहम्मद रफीक साहब का 2 बिलियन मसल अभी का जो तिगरबाजी करके आ जाता है उसको मिल जाता है 500 मिलियन। जो कोई औकात नहीं सिंगर का। क्यों ऐसा हुआ? यही बात आप ढूंढते हैं यूट्यूब पे अपना नया गगर का गाना है इसका। मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बोलो कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। जब आपके ट्रेंड चेंज हो रहे हैं तो आप पहले अपने पिताजी को सबसे बड़ा गुरु मानते थे, अब आप हनी सिंह को गुरु मान रहे थे। क्या गलत बोल रहे हैं? ट्रेंड चेंज हो रहा है। और जब ट्रेंड चेंज, आप देखो ऐसा नहीं कि रोल मॉडल होना, रोल मॉडल मानो ना, तुम विराट कोहली को मानो, इसे सीखोगे ही तुम। हमारे प्राइम मिनिस्टर को मानो, है ना, हमारे सीएम को मानो, इसे सीखोगे। आईएएस को मानो, श्रीधरन को मानो, केजरीवाल को मानो। तो ऐसे रोल मॉडल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अच्छा ही कर दो। आपको विराट कोहली का देखोगे तो विराट कोहली से अच्छा सीखोगे। और कितना मेहनत करके आदमी इतना बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यस हम सीख सकते हैं इतना तपस्या। हम एक आईएएस सीख सकते हैं, जैसे हरिद्वार के जोरावर साहब है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनसे सीख सकते हैं हम। कितना बढ़िया मतलब कितना बढ़िया माइंड यूज करते हैं आईएएस है। उसके बाद भी बच्चे लोग से इंटरेक्शन करते तो लगता नहीं कि आईएएस बहुत ही गजब, बहुत ही वार्म करते हैं। बच्चे लोग को पकड़ लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, डराते नहीं। तो बहुत ही नॉर्मल आदमी है, हद नॉर्मल आदमी है, बहुत फेमस आदमी है, वो जाके देखो। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ये क्या रोल मॉडल इंटरेक्शन मूवी भी छोड़ ना, वो बात रोल मॉडल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, उससे कुछ जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए रोल मॉडल्स है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए रोल मॉडल्स है, ये सब सीखते हैं। अब देखो, अब मैं एक बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं, मैं एक बात करके मैं क्लास कंक्लूड कर दूंगा। ऑनली आई विल टेक 5 मिनट्स। मैं कान खोल के सुनना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सिचुएशन परिस्थिति आपकी वैल्यूज और ट्रेड्स को चेंज कर सकते हैं वो भी जानना जरूरी है। बाद में लिख लेना, हमारा वर्ड लिखते रहना, लिखते रहना। एग्जाम्पल देखो कि जब एक एग्जाम्पल हो, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, भारत और पाकिस्तान हुआ था, तो लेट से एक सिख पंजाब रीजन में मैं उधर जा नहीं सकता हूँ, पंजाब रीजन में लेट से कि एक क्या हुआ कि एक सिख फैमिली ने मुस्लिम फैमिली को बचा दिया। और ये चीज विटनेस किया एक बच्चे ने, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी में देखा होगा कि जो हमारे जो थे मिल्खा जी थे, उनके साथ भी कितना लंबा समय तक बैठा था वो दिमाग में कि पार्टीशन में उनके घर वाले लोग सब मरे थे, तो उसका लंबा समय तक रहा है ना। तो लेट से एग्जाम्पल मानो कि एक क्या किया कि एक मुस्लिम फैमिली को, ठीक है, एक सिख फैमिली ने बचा दिया, और सिख फैमिली वाला जो बच्चा लोग वहीं पे था, और वो देखा कि कैसे एक मुस्लिम फैमिली को हमारे पिताजी और माताजी या फिर भाई लोग कैसे उसको बचा, एक ये हो। और उसके बाद उसके दिमाग में जो बड़ा होगा, उसके बाद उसका जो वैल्यूज और ट्रेड्स बढ़ेगा, ऐसे बचाना चाहिए। दूसरा विकल्प लो कि एक क्या हुआ कि एक ने अपने आंख से देखा है अपने को करते हुए, उसका जो वैल्यूज होगा, जो उसका जो ट्रेड्स होगा समय के साथ कैसा खतरनाक हो जाएगा। हर समय गुस्सा रहेगा उसको, हर समय उसका वैल्यूज एंटी वाला रहेगा, क्योंकि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं उसका लंबा समय तक असर रहता है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, एक फादर है जो बोलते हैं हर समय कि देखो बाइक पे चलोगे हेलमेट पहनना चाहिए, बाइक पे चलोगे तो इंश्योरेंस का लेना चाहिए, बाइक पे चलोगे तो ये होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। एक फादर है जो एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा तुमको दिखा के, और तुम भी पीछे बैठा हुआ है, तुम्हारे फादर भी शुरू से ही बाइक उसमें लगा के चलते थे, तो तुमको क्या सीखे, तुम बड़ा होगा तुम सीखे हो हमारे फादर चलते थे, हमको कैसे चलना चाहिए। एक दूसरे फादर है जो कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा, जो ऐसे बाइक चलते हैं, ना इंश्योरेंस का ना ये वो, बच्चा भी वही सीखेगा और वही सीखा भी है। बस समझ रहे ना? तो कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फैमिली जो करता है हम सीखते हैं, और जो हमारा सिचुएशन हमको सिखाता है वो भी हम सीखते हैं। तो हमारा वैल्यूज और ट्रेड्स डिफर कर सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हम पले बढ़े और कैसे हम आगे बढ़े। दैट्स इट फॉर टुडेस एक्सपीरियंस बस हमें, हाँ एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है। वैल्यू बनाता है।
in That's it for today's class. Situation of fact.